टॉपिक कवर करने वाले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो तुम लोग के सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं क्या क्या टॉपिक है एक्चुअल में कि कॉजेज एंड फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, व्हाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड, थर्ड वन इज स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ वन इज इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिफ्थ वन इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन लिबरल एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज, सिक्स्थ वन है कि जापान में क्या एक्सपीरियंस हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का और ये कैसे डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूरोप। उसके बाद यदि हम बात करेंगे सेवेंथ वन इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एट वन इज जो कि पूछा गया है क्वेश्चंस यूपीएससी में कि क्या क्वालिटी थे लाइफ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या था उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में यूरोप कंट्री में और इंडिया में प्रेजेंट, किस तरह तुम ये दोनों चीज़ को कंपेयर करोगे। ठीक है, तो क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ जी। यदि मैं बात करूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि फैक्टर्स स्प्रेड, किस तरह स्प्रेड हुआ है और किस तरह इम्पैक्ट हुआ है, समझे, किस तरह इम्पैक्ट हुआ है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जानेंगे। तो देखो तुम लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने बोर्ड में नहीं बताया था, ये मैं बाद में बताता तुम लोग को कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तीन टाइप का हो सकता है। एक तुम्हारा क्या है, सोशलिस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे क्या स्टेट दबदबा है, जैसे इंडिया में पहले था पीएसयू था, रशिया से लिया गया है ये चीज़, समझे ना, जहाँ पे पीएसयू है। सेकेंड वन इज कैपिटलिस्ट, जहाँ पे पूंजीपति इंडस्ट्रियलाइजेशन बना रहा है, यानी कि मार्केट ड्रिवन है, ये मार्केट डिसाइड कर रहा है कि कितना इंडस्ट्री ग्रोथ होगा, जो कि ये प्रिंसिपल जो बताए थे लेजर फेयर का प्रिंसिपल, फ्री ट्रेड का। और थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है, जैसे इंडिया में अभी प्रेजेंट है। हमारे इंडिया में पीएसयू भी है, प्राइवेट भी है, तो हमारा इंडिया प्योर एग्जाम्पल है तुम्हारा मिक्स्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन का। आई होप सो समझ में आ गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या बात किए हैं तुम लोग के सामने में, समझ लेना बाबू, सब डॉक्टर हैंडराइटिंग में है। ब्रिटेन, जर्मनी एंड फ्रांस, मैंने तुमको क्या बोला था कि दे आर रीलिंग अंडर कॉम्प्लेक्स पावर स्ट्रगल। बहुत पावर स्ट्रगल चल रहा था, राइवलरी चल रहा था दोनों के बीच में, है ना। ये यूरोपियन पावर, देखो रिनांसा उठा के देख लो, रिफॉर्मेशन उठा के देख लो। क्यों? अरे भाई नए नए वॉयज आए हैं, वास्को डा गामा खोज लिया, पुर्तगाल पोर्टुगल दोनों के बीच में चल रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के बीच में चल रहा है, यानी कि सब दबदबा में कि हम फर्स्ट तो हम फर्स्ट, यानी कॉम्प्लेक्स पावर चल गया। और यहाँ पे सबको दादा बताते हुए ब्रिटेन आगे निकल गया। क्यों ब्रिटेन निकला है, तो उसी का रीजन सब है वहाँ पे, क्या है, ग्रेट रेवोल्यूशन हो जाता है 1668 का, और इसके वजह से क्या होता है, पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आ जाता है, जो कि बोल चुके हैं हम क्लास में। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कौन संविधान है वो मोनार्की हेड है उसका, यही तो है जो बताए थे किस तरह पावर ट्रांसफर किया गया। पहले मोनार्की के पास पूरा हेड कंट्रोल था, अब वो आस्ते आस्ते पार्लियामेंट की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। समझ गए बात को। दूसरा क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टेबल है, क्यों, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, तो काहे नहीं स्टेबल रहेगा। जब स्टेबल होगा तो एफडीआई वाला कॉन्सेप्ट आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप वाला कॉन्सेप्ट आएगा, कैपिटलिस्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट आएगा। आगे देखो, फ्री थिंकिंग है, लोग आराम से सोच पा रहे हैं। जब आराम से सोचेंगे तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी सोचबे नहीं करेंगे लोग। तो वही तो है कि फ्री थिंकिंग हुआ तो प्रोग्रेसिव थिंकर्स, क्योंकि प्रोग्रेसिव थिंकर्स उस समय आ गए थे, मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक और भी बहुत सारे, समझे। उसका एग्रीकल्चर चरण पे था ही, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब तक आगे नहीं पहुंच सकता है जब तक उसका प्राइमरी इकोनॉमी आगे ना हो। और प्राइमरी इकोनॉमी मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। फिशिंग भी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, कोई दिक्कत किसी को। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। इस तरह का एक्टिविटी यदि परवान चलेगा तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बहुत आगे जाएगा। आगे देखो, तो ये क्या हुआ कि तुम्हारा इंडस्ट्रियल साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट लोग उस तरह के आ रहे हैं, नए नए साइंटिस्ट आ रहे हैं कि नहीं है। रेनेसांस पीरियड बताए थे ना, किस तरह गैलीलियो, न्यूटन, फ्रिक्शन बता दिया, फ्रिक्शन बता दिया तो हो तो गया अब तुम्हारा, और क्या चाहिए तुमको। हाँ, फ्रिक्शन में मशीन काम करता है, फ्रिक्शन में तुम काम करते हो, तुम चलते हो तो फ्रिक्शन होता है, तभी चल पा रहे हो, फ्रिक्शन के बिना कुछ नहीं है। वेरी गुड। उसके बाद स्टेट सपोर्ट कर देता है, स्टेट सपोर्टिंग नेचर है उसका। वो कोई बात नहीं, कट टू कट मत लिखना, जो समझ रहे हो वही लिखना, समझ रहे हैं ना, वहाँ पे सब कोड वर्ड में है, जो मेरा लेक्चर समझ रहे हो ना उस हिसाब से लिखना, इसलिए बढ़िया सुनते रहो सभी लोग। तो स्टेट क्या सपोर्टिंग है नेचर उसका। उसके बाद स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। स्टेट सपोर्टिंग मतलब क्या है कि स्पॉन्सरशिप दिए जा रहे हैं ना। अभी मोदी जी क्या बोल रहे हैं, इधर देखो 13 सेक्टर को दे रहा है ना पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, क्या हो, सपोर्टिव हुआ कि नहीं हुआ, इंसेंटिव हुआ कि नहीं हुआ, इसी को तो बोलते हैं स्पॉन्सरशिप।
ताकि हम अपने सेक्टर को विकास करवाते हैं बाय गवर्नमेंट सब्सिडी, बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। और जानवे करते हो कि एग्रीकल्चर का किस तरह इंडस्ट्री से लिंक है, वही दिया गया है वहाँ पे। एंटरप्रेनर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, नए नए एंटरप्रेनर नहीं आएंगे, एंटरप्रेनर स्किल डेवलप नहीं होगा क्योंकि स्टेट की तरफ से तुम्हारा मिल रहा है, स्टार्टअप मिल रहा है, कर लो, क्या करेगा, इंडस्ट्री खोलेगा, जो पैसा लो। ये लोग भी खुश, तो आगे बढ़ जाएगा। वेंचर कैपिटलिस्ट क्लास यानी कि लोग फंड जमा कर रहे हैं, और अलग अलग तुम्हारा क्या कैपिटलिस्ट क्लास हो रहा है। फंड मतलब क्या होता है, फंड किस लिए काम आता है, कोई चीज़ प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे कल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड जमा कर रहे हैं ना, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसी तरह तुम्हारा ये वेंचर कैपिटल है। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। और जानते हो कॉलोनीज भी तो अपने हाथे में है, इंग्लैंड के हाथे में। और कॉलोनी जानते हो, बता चुके पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म, पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म है तो जानते हो कि रॉ मटेरियल्स भी मिल जाएगा तुमको और साथ साथ तुमको मार्केट भी मिल जाएगा। विन विन सिचुएशन है। और उसके बाद तुम 10 तरह का तुम रिस्ट्रिक्शन लगा देगा किस पे, कॉलोनी पे। यही ना था पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म, हाँ है ना। उसके बाद हो गया लेजर फेयर डॉक्ट्रिन, बता चुके हैं तुम लोग को। फ्री ट्रेड डॉक्ट्रिन यानी कि मार्केट के हिसाब से तय होगा कितना सप्लाई होना चाहिए, कितना डिमांड होना चाहिए। आप कोई सरकार तय नहीं करेगा इस चीज को, सरकार तय करता है, दिक्कत होता है ना। सरकार तय करता है तो कहाँ से फ्री ट्रेड हो पाएगा, मार्केट तय करेगा कि कितना गोभी में बिकेगा, इलेक्ट्रॉनिक का दाम कितना होना चाहिए, सामान का डिवाइस का दाम क्या होना चाहिए, तो मार्केट डिसाइड करना चाहिए। यदि तुम्हारा सरकार करना शुरू कर दिया तो मोनोपोली हो जाएगा ना फिर से, समझे ना। हाँ, कमर्शियल रेगुलेशन भी होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, बढ़ गया। आगे देखो ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं बढ़ा, ये ट्रांसपोर्टेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़ गया। और उसके साथ साथ दूसरा भी देख लो कि इंडस्ट्री बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, पैसा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और भी बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है, मार्केट चाहिए होता है। ये सब तुम्हारा नहीं बोलना है बीच में, ये सब इंपॉर्टेंट है। आई होप तो समझ में आ गया, ये बता चुके हैं क्लास में, ठीक है। तो इसी हिसाब से नोट्स भी बनाना है, जो इन्हीं के कट टू कट हो, जो दिमाग में सोच लिया उस तरह माइंड मैप बनाओ, समझे ना। ये हूबहू लिख देगा तो भाई चीटिंग कर रहा है तुम, अपना दिमाग कहाँ काम करेगा तुम लोग। फिर अपना नोट्स होना चाहिए, उसमें अपना ओरिजिनलिटी होना चाहिए। इसलिए हर एक स्टूडेंट का अपना अपना नोट्स हो सकता है, इट्स फाइन। सिविल सर्विस में यही रिक्वायरमेंट है, बस चीज़ों को समझ लो और लिख लो उसको बढ़िया से। चलो अब तुमको बताते हैं इंट्रोडक्शन। अब तो हम इंग्लिश में भी पढ़ देंगे तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को, क्योंकि वही सब चीज़ अच्छे से लिखा गया है। देखो आप देखो, इसमें लिखा है बहुत ग्रामेटिकल एरर है, मैं बता देता हूँ तुमको, क्योंकि ये सब कट टू कट लिखा गया चीज़ है, इसमें कोई ग्रामर का चेक नहीं होना चाहिए, समझे ना। अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड began when all newly invented machines produce consumer goods in abundance। यानी कि इतने, ये पहली बार ऐसा हुआ है मैनकाइंड के ह्यूमन हिस्ट्री में, पहली बार हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इस लेवल तक गया है। और इसकी वजह से क्या हुआ, कंज्यूमर गुड्स एबंडेंस, लॉट ऑफ कंज्यूमर गुड्स मिल रहा है लोग को फायदा। सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी देखोगे, यानी कि 1750 के बाद देखोगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये प्रोडक्शन को मैन मेड से मशीन मेड कर दिया है। मशीन मेड करने का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा तुमको मिल रहा है, और यही तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। अंकित समझ रहे हो, यही क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। यानी कि मास प्रोडक्शन हो रहे हैं, पहले आदमी हाथ से बनाता था, अब मशीन से बना रहा है, मशीन से बना रहा है तो मास प्रोडक्शन हो रहा है, और कंज्यूमर जो हो रहा है, यानी कि कंज्यूमर जो चाह रहे हैं वो उसको मिल रहा है सस्ते में। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखो सब कुछ बता चुके हैं, फैक्टर्स एंड कॉजेस। पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लेते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या ऐसा हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ है। देयर वाज डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन कंटिनेंट यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस डिमांड्स फोर्स द ब्रिटिश टू मैन्युफैक्चर द गुड्स मेड बाय मशीन्स। डिमांड बढ़ने लगा है कि नहीं है, यदि कोई अच्छा पढ़ाएगा या फिर अच्छा सर्विस देगा, अच्छा गुड्स देगा तो उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो आपके ऊपर प्रेशर भी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। विराट कोहली एक सेंचुरी मार दिया तो हम उम्मीद करते हैं ना कि अगला बार भी सेंचुरी मारेगा। यदि डक आउट हो जाता है तो बहुत क्रिटिसिज्म देते हैं। यानी कि जब कोई आदमी काम करता है, जब कोई इंडस्ट्री काम करता है, उसे उम्मीद, इच्छा और आकांक्षा और जुड़ जाता है ना। इस तरह यूरोप का और अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, भले ही कॉलोनी हो, मगर इच्छा तो जग गया कि यार बहुत अच्छा सामान बनाता है, इसे प्रेशर माउंट करने लगा ब्रिटेन को, और ब्रिटेन फर्दर चला गया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और क्योंकि मार्केट मिल गया उसको, सपोर्ट मिल रहा है उसको लोगों का, समझ गए ना। इसलिए ब्रिटिश गुड्स का क्या है, डिमांड यूरोप में भी और दूसरे कंट्री में भी होने लगा, और ये फोर्स किया ब्रिटिश को कि और आप प्रोड्यूस करिए मशीन से बना हुआ चीज।
अब जानते हो सेकंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हो गया था ब्रिटेन में 17th सेंचुरी में। इसकी वजह से मोर एंड मोर रॉ मटेरियल्स बन रहे हैं, है ना। एग्रीकल्चर ठीक से काम करेगा तभी रॉ मटेरियल्स आएगा, और यही तो रॉ मटेरियल जाकर प्रोड्यूस होगा। साथ साथ इसका अपना कॉलोनी भी है, अपना कंट्री में भी रॉ मटेरियल्स आ रहा है, कॉलोनी से भी आ रहा है। विन विन सिचुएशन है कि नहीं है, कोई कमी नहीं है रॉ मटेरियल्स का, समझे। इसलिए ये बेसिस है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का बेसिस यानी कि जो बहुत फाउंडेशनल वैल्यू होगा इंडस्ट्री का, अंकित, जो फाउंडेशनल वैल्यू होगा वो क्या होगा? प्राइमरी एक्टिविटी होगा, एग्रीकल्चर होगा। तो मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स का ही बता रहा हूँ तुमको, समझने का प्रयास करो, सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है ये सब चीज। थर्ड वन देखो, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल अकुमुलेशन हैड टेकन प्लेस इन इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। पैसा बहुत ज़्यादा अर्जित करने लगे, जब पैसा अर्जित करने लगे तो कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेगा ना जी। अब बुद्धि भी खुल गया ये लोग का, जब बुद्धि विकास हुआ इंडस्ट्री पे खर्च कर दिया ये लोग। तो वही कैपिटल मतलब क्या, पैसा आने लगा। पैसा कब आता है? जब ट्रेड होता है तब पैसा आता है, और पैसा आता है क्या बोले तुम लोग, पैसा डाल दो बुद्धि अपने आप आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? पैसा इतना ढेर सारा हो जाएगा तो क्या तुम जाकर शेयर मार्केट में लगा देगा, कुछ हो जाएगा, या फिर जाकर लगा देगा चक्रवृद्धि ब्याज लगा देगा तुम लोग। सही बोल रहे हैं ना। तो रिलेट करो सभी चीज को, ये कोई अनोखा चीज नहीं है, ये होने वाला चीज है सभी चीज। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द सरप्लस एबिलिटी ऑफ कैपिटल, क्योंकि इतना पैसा है उसके पास, इतना पैसा है इंग्लैंड के पास, तो ये बिजनेसमैन को हेल्प किया। और ट्रेडिंग क्लास ने क्या किया, इन्वेस्ट किया इंडस्ट्री में। ठीक है हम भी लगाना चाहेंगे इंडस्ट्री, ठीक है हम इतना देते हैं 5% देते हैं, वही बोला हम भी देंगे 10%। इस तरह तो इंडस्ट्री का विकास हो ही जाएगा। आत्मनिर्भर पैकेज का बात करते हो, सब लोग आए प्राइवेट प्लेयर, देखो एक बार में तुम्हारा डिफेंस बनाना शुरू कर देगा इंडिया भी, क्योंकि पैसा सरप्लस है इन लोगों के पास। जब सरप्लस है तो लोग पूंजीपति वाले लोग आ रहे हैं कि हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पैसा आया, बुद्धि आया, विकास करेगा। उसका देखो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी जरूरी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। झुट्टो का इधर विकास कर दिया, पता चला कि मार्केट में बीच में जो मार्केट जाते हैं रोड ही खराब है, हाँ ईटा उटा लगा है रोड पे, ऐसे हो सकता है क्या? बेस्ट होना चाहिए मोबिलाइजेशन, बेस्ट मोबिलिटी होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में। बेस्ट तुम्हारा वो कार होना चाहिए, ट्रक्स होने चाहिए, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेस्ट कोल्ड स्टोरेज सिस्टम चाहिए, फ्रिज उरिज, समझ रहे ना। तो वही बोल रहा है कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होने के वजह से और बल मिल गया और इंडस्ट्री ग्रोथ हो गया। इंग्लैंड हैड फार बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेवल बेस पावर है ये, और शिप बिल्डिंग है इन लोग का, बन तो रहा है शिप बिल्डिंग, तो अनडाउटली तो सुपेरियर है ये। तो नेवल बेस पावर कम्युनिकेशन का वजह से ही तो पूरा दुनिया पर फतेह किया है इंग्लैंड ने। तो अब इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक प्रभाव है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो क्या हम इंग्लैंड से बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर? इंग्लैंड तो का इतिहास ही है, तो बेटर कनेक्टिविटी, बेटर मोबिलिटी। होप से समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। कोल एंड आयरन माइंस वर क्लोजली लोकेटेड ईच अदर इन ब्रिटेन। बाबू जो कोल माइन होता है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री है, तो उस समय तो फजले फ्यूल से ना होगा जी, उस समय रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं ना होगा, पावर चाहिए ना, तो उसके लिए कोल माइन है वहाँ पे ब्रिटेन में। हो तो क्या और क्या चाहिए तुमको रन करने के लिए, है ना। कोल है, आयरन चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ मिल रहा है, उसके अपने धरती पे है। कमर्शियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन, और कमर्शियल रिवोल्यूशन अपने आप हो गया है। कमर्शियल रिवोल्यूशन मतलब क्या कि मार्केट ग्रोथ कर गया है, अच्छे से पैसा आ रहा है। कमर्शियल रिवोल्यूशन मतलब क्या, मार्केट का ग्रोथ करना बाबू। 17th सेंचुरी में ग्रोथ कर चुका है, और जिसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स अपने चरम पे था। और ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश गुड्स है रेडीमेड, और इससे क्या हुआ कि रेडीमेड बिग मार्केट्स हो गया उसका वर्ल्ड में ब्रिटिश गुड्स का। क्यों? ऑलरेडी ट्रेड फ्लरिश कर चुका है, ऑलरेडी तुम्हारा बहुत सारा सामान जा चुका है, अब इंडस्ट्री से आएगा बन के वो भी जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ये सभी क्या है अंकित, ये सभी क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है। तो ठीक है, जितना हम लेक्चर दिए हैं जो इन्हीं के कट टू कट हो, मैं लेक्चर को सुनते हुए यहाँ पे लिख लेना। इसलिए बोलते हैं बोगस, यदि आज नहीं लिखा घर में जाके, यदि आज यहाँ पे नहीं लिखा तो बाबू ये नॉलेज रह जाएगा सब। जो चीज फ्रेश होता है वो फ्रेश ही रहता है। देख रहे हो ना कितना लेक्चर दे रहे हो। देखो सोशल फैक्टर्स, मजा आता है लेक्चर देने में। देखो सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, सोशल फैक्टर देखो 18th सेंचुरी में क्या हो, पॉपुलेशन का राइज हुआ। देखो सब अनुकूल रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे पास बनेगा, हॉस्पिटल आएंगे, पैसे आएंगे, तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो 18th सेंचुरी में देखा गया कि बहुत राइज हुआ है पॉपुलेशन का ब्रिटेन में, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज अ डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स।
जब पब्लिक बढ़ेंगे तो चाहिए कि नहीं चाहिए उसको गुड्स, सामान चाहिए उसको। तो ये डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिश मैन्युफैक्चर क्या किए, नए नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू कर दिए और इंडस्ट्री खड़ा करना शुरू कर दिया। जब इंडस्ट्री और शुरू कर दिया तो क्रांति तो आना ही है। क्रांति एक इंडस्ट्री बनने से थोड़ी होता है, बहुत सारा, बहुत कम समय के अंदर बहुत क्विक होना। समझ गए? ये सोशल फैक्टर है। सोशल फैक्टर मतलब क्या, सोसाइटी की बात होगा। यहाँ पे राइज ऑफ पॉपुलेशन है, राइज ऑफ पॉपुलेशन का डिमांड कैटर करने के लिए कैपिटलिस्ट क्लास लोग आगे निकल गए। सिंपल टर्म्स, कट टू कट मत लिखना, हुबहू मत लिखना। देखो एट द सेम टाइम इंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रहे हैं, वो भी मनी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं नए नए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जो कि पहले नहीं किए थे। क्यों? कॉन्फिडेंस आ गया ना। अब इसे देखो, शेयर मार्केट में जब कॉन्फिडेंस आता है तुरंत हम दे देते पैसा, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, मार्केट आपका ठीक से काम कर रहा है, इंडस्ट्री काम कर रहा है, तो हर कोई चाहेगा जो पूंजीपति है कि हम भी इन्वेस्ट कर दें, हम भी थोड़ा कमा लें। और इससे क्या होगा, वोट लग जाएगा। जब वोट लग जाए तो कंट्री बहुत आगे निकल जाएगा, जैसे चाइना निकला। देयर वाज अ सोशल यूनिफिकेशन इन द सोसाइटी। में भी सोशल यूनिफिकेशन क्यों ना हो, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है ना। तो ये सोशल यूनिफिकेशन हो गया, सोशल लाइफ क्या हुआ, पीसफुल हो गया, स्टेबल, क्योंकि सरकार स्टेबल है, पीसफुल हो गया। और यही सब कारण है, यही सब सोशल फैक्टर्स है जिसके वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया इंग्लैंड में। समझे बात को? फीलिंग बोर एनीवन? पूछो, सवाल पूछो, पूछ सकते हो, पूछो, इट्स फाइन। हाँ, ऑल दिस यानी सोशल फैक्टर्स का केवल बात है। हेल्प सहायक, सहयोग किया, हेल्प किया, वही तो बोल रहे हैं, सब डॉक्टर हैंडराइटिंग है। सुनिए, इस बात का हमको खुशी है कि तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, तुमको खूब मजा आएगा। बस मेरा बात समझो, इंग्लिश इतना ही महामूर्ख लोग तुम लोग हो नहीं जो बात है ना। थोड़ा बहुत इंग्लिश तो तुम लोग को आइबे करता है ना। लिख लेना, कुछ से कुछ लिख लेना, ठीक है ना। चलो, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स का बात करना चाहेंगे हम यहाँ पे, हंसी खुशी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आया कि नहीं आया, ये बताओ हमको। इतना बड़ा क्रांति आ गया, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 60-68 का, तो पार्लियामेंट हुआ, पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हुआ, जो कि बता चुके हैं बोर्ड पे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुआ, कोई क्राइसिस नहीं है गवर्नेंस में, सब पार्टिसिपेट कर रहा है, इस तरह चल रहा है सरकार। समझे? अब उसके बाद तो तुम खुद ही देख सकते हो, लिबरल और प्रोग्रेसिव आइडियाज हुआ है कि नहीं। मोंटेस्क्यू का आया, उसका तुम्हारा ये रूसो साहब का आया, बताएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में रूसो साहब का बात करेंगे। जॉन लॉक साहब आए, ठीक है। कोई ब्लड सेट नहीं है, कोई खूना खूनी नहीं हो रहा है, सोसाइटी पूरा पीसफुल है। जब सोसाइटी पीसफुल रहेगा, दिमाग आएगा तो आगे बढ़ जाएगा। और इसलिए क्या है, देयर वाज नो ब्लड सेट एंड रिवोल्यूशन, इट वाज अ जनरल फिनोमेना ऑफ यूरोप। जबकि फिनोमेना क्या है, यूरोप में पूरे, अब बाकी जगह देखो, जर्मनी और फ्रांस में खून हो रहा है, वहाँ पे खून हो रहा है, वहाँ पे। मैं यहाँ पे देखो खून नहीं हो रहा। बोलता है ना यहाँ पे, ये भाषा सीख रहे हैं, देखो, है ना। तुम मत करना है गलती से भी। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1668 का देखो आ गया, वही चीज़ है जिसकी क्या एब्सोल्यूट मोनार्की को धता बताते हुए क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया। समझ गया? कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, क्वीन रहेगा वहाँ पे, बस हेड रहेगा झूठों का, जैसे प्रेसिडेंट है हमारे कंट्री में, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट भी उतना भी झूठों का नहीं है, जैसे आर के नारायण के बारे में बताए थे, 2 बार लौटा दिए थे प्रेसिडेंट रूल। हाँ, पॉपुलर गवर्नमेंट। अब पॉपुलर गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, पॉपुलर गवर्नमेंट जो पीपल का गवर्नमेंट हो, पीपल का गवर्नमेंट रहेगा, यानी कि पीपल का कॉन्फिडेंस है, यही हुआ मतलब। यानी कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, साइंटिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, समझा, और किसी को भी सपोर्ट कर रहा है वेंचर कैपिटल बनाने के लिए, यानी कि कोई अपना फंड क्रिएट करना चाहता है स्टार्टअप के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, वही स्पॉन्सरशिप कर रहा है। तो ऐसा गवर्नमेंट हो तो काहे ना कंट्री आगे बढ़ेगा। ये सब क्या है, पॉलिटिकल रीजन से। समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? अब रिलीजियस फैक्टर, तो पॉलिटिकल फैक्टर समझ गए, जो नहीं बताया यहाँ पे। रिलीजियस फैक्टर देखो, अब देखो, अब तुम लोग जानते हो, मार्टिन लूथर भी जाने रहे हो तुम, जर्मनी का जो बता दिए थे, और जानते हो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया था। यस, रिफॉर्म, ये याद करो, रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस पीरियड कब से कब हुआ, 13 से लेकर 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी बोलूँगा तो फर्स्ट डिकेड या सेकंड डिकेड या बिगिनिंग ऑफ तुम्हारा 17th सेंचुरी, और एंड में तो क्रश ही कर दिया। जब क्रश कर दिया तो एज ऑफ इनलाइटमेंट आया, उस एज में ना मोंटेस्क्यू और ये सब आए हैं, जो कि फ्रेंच, ये तुम्हारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मर्ज कर जाता है। तो रिलीजियस फैक्टर में तो आ जाएगा, क्यों प्रोटेस्टेंट आया कि नहीं है, चर्च। और प्रोटेस्टेंट चर्च वाले जो थिंकर है,
वो तो प्रोग्रेसिव है एज कम्पेयर टू कैथोलिक वाले। इसके ऊपर तो इतना लंबा हिस्ट्री चला क्लास में, ये सब क्वेश्चन मत कर लेना गलती से भी। देखो तो देखो जर्मनी और फ्रांस में स्टिल कैथोलिक चर्च चल रहा है, मगर देखो ब्रिटेन में क्या हुआ, क्रांति आया कि नहीं आया, प्रोटेस्टेंट क्लास हो गया। जर्मनी के जो मार्टिन लूथर थे उनसे प्रभावित होकर प्रोटेस्टेंट क्लास हो गया इंग्लैंड में। याद करो, तुम याद करो बाबू, हम एक बार तुमको लेक्चर में ये भी बताए थे, सुनो ये लेक्चर में बताए थे, क्या लेक्चर में बताए थे कि एक कोई किंग था इंग्लैंड का, याद करो, जो कि शादी करना चाहता था, ठीक है ना। अब उसके बाद पहले बात समझ लो, वो दूसरे से शादी करना चाहता था, वहाँ का जो पॉप है वो मना कर दिया कि नहीं कर सकते हो। इसके बाद एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ला दिया था और पूरा चर्च को अपने अंदर कर लिया था। मगर उन्होंने मार्टिन लूथर जैसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया कि कैथोलिक वाला ही कल्चर रखा। मैं बाद में जाके जब दूसरे किंग हुआ था तो उस चर्च में विद्रोह हो गया और वहाँ से वो चर्च प्रोटेस्टेंट बन गया। यही था ना बात, इंग्लैंड का बात था, इंग्लैंड का बात था, तो वही तो बात है, प्रोटेस्टेंट आ गया, कनेक्ट किए हैं उसको वहाँ से। तो बाकी जर्मनी और फ्रांस में कैथोलिक रिलीजन डोमिनेटेड था। इनफैक्ट तुम देखते हो, बोल रहे थे ना, पॉलिटिकल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था कैथोलिक चर्च सब, है ना। यही तो पसंद नहीं था लोगों को। लोग क्या कहते थे, पॉप का काम है स्पिरिचुअल पावर को देखना और रिलीजियस मैटर देखना, तो क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहे हो। ये ब्रिटेन में तो बहुत बड़ा तुम्हारा आंदोलन हो गया प्रोटेस्टेंट क्लास, तो प्रोटेस्टेंट क्लास है, लिबरल क्लास है, जाहिर सी बात है रिलीजियस फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। तो वही बोला है कि तुम्हारा कैथोलिक चर्च क्या डोमिनेंट है किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, जो कि यूरोपियन में तुम्हारा था, यूरोपियन कंट्रीज में था, फ्रांस और जर्मनी में था, मगर ब्रिटेन अपवाद है। ब्रिटेन में ये नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट क्लास शुरू हो चुका था, समझ गए ना। तो इसलिए लिखा है प्रोटेस्टेंट इन इंग्लैंड, और प्रोटेस्टेंट इन इंग्लैंड मतलब क्या, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इनोवेशन होगा। तो वही देखो चीज़ जो तुमको माइंड मैप में बताया गया है, यहाँ पे वही चीज़ है कि ब्रिटेन वॉज प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट नेशन, प्रोटेस्टेंट नेशन था जी प्रीडोमिनेंटली, यानी कि ज़्यादातर तुम्हारा प्रोटेस्टेंट वाले विचारधारा वाले लोग थे वहाँ पे। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, जो ये एथिक्स है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द कमेंसमेंट ऑफ इन टेकिंग प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पॉजिटिव जो एटीट्यूड थे, इंस्पायर किया ब्रिटिशर्स को कि हम क्या करेंगे, वेंचर कैपिटल करेंगे ताकि मैकेनाइज प्रोडक्शन हो, और ये सक्सेसफुल हुआ। ये क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। कट टू कोड वर्ड समझना जरूरी नहीं है। अब देखो तो समझ गए। मैं फिर क्लास को फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह मैंने फैक्टर्स को दिया है। पहला फैक्टर क्या था, बताओ जल्दी, सोशल फैक्टर। सेकंड वन इज योर यस इकोनॉमिक फैक्टर्स। थर्ड वन इज योर पॉलिटिकल फैक्टर्स। थर्ड फोर्थ वन इज योर एक्सीलेंट, एंड फिफ्थ वन इज योर मिसलेनियस फैक्टर। और भी क्या हो सकते हैं, यानी कि रिवोल्यूशन तो मजाक एक चीज़ से होगा नहीं, सब चीज़ से चाहिए। तो मिसलेनियस फैक्टर देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया, समझे ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, इसलिए लोगों का माइंड बेंड हो गया, साइंटिफिक टेम्परमेंट हो गया, इनोवेशंस आ गए, ठीक है। स्टेट का स्पॉन्सरशिप हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो कि तुम उधर से भी कनेक्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक से भी कनेक्ट कर सकते हो। फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग, यानी कि आदमी कुछ भी सोच सकता है। और ह्यूमैनिज्म, याद करो ह्यूमैनिज्म के बारे में उस दिन पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। ह्यूमैनिज्म मतलब क्या कि आदमी कुछ भी कर सकता है और हमको एक्नॉलेज करना चाहिए इसके थॉट को, है ना। ह्यूमैनिज्म यही था ना, पढ़ाए थे ना क्लास में, याद है कि भूल गया सब कुछ। कई लोग तो बोला था ह्यूमैनिज्म और ह्यूमैनिटी एक ही है, अलग है ना। उस दिन बहुत एम्फेसिस करके बोले थे ये चीज़ क्लास में। कोई बात में नहीं याद है, हाँ ये खुशी की बात है, ठीक है ना। तो फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग, ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा लेजस फेयर वाला जो तुम्हारा फ्री ट्रेड वाला जो प्रिंसिपल, इसको और आगे बढ़ा देगा। ये कैपिटलिस्ट क्लास वाला ही होना चाहिए, क्योंकि सोशलिस्ट वाला होगा तो फिर दिक्कत है, फिर काहे कोई पूंजीपति आना चाहेगा, क्योंकि जब तक पैसा नहीं देखेगा तब तक कहाँ आएगा आगे। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अरे तुम देखते जाओ ना बाबू, जो गति हम देंगे तो इसको आधी गति दे देंगे, तुम डोंट वरी। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर। शुड आई गो? अच्छा चलो ठीक है, यहीं तक है। अरे तुम लोग घूमेगा? ओ तुम नहीं घूमेगा, चलो चलो नहीं ठीक है, चलो पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। करो यार, अरे हॉरिजॉन्टल रखो ना तुम लोग, आधा लोग हॉरिजॉन्टल रखो, ज़्यादा दिखेगा अच्छे से। अच्छा ठीक है, तुम भी रामानंद जी की कैटेगरी से आते हो, ठीक।
स्प्रेड स्प्रेड, ठीक है। अब देखो मैंने मेन फैक्टर्स का कंप्लीट कर दिया है। स्प्रेड देखते हैं तुम लोग कल कितना बना के लाता है, देखते हैं, चैलेंज दिया है, देखते हैं। सर जैसे कि अभी शुरू भी नहीं किया है लिखना वर्ड लिस्ट में, तो फर्स्ट पेज में लिख सकते हैं। A4 साइज पेपर में लिखो ना, ज़्यादा बेटर है। खरीद लो तुम A4 साइज। चलो ठीक है, चलो 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 ठीक है। अब किस तरह स्प्रेड हो रहा है समझे, तो देखो यानी कि इंग्लैंड से वो स्मगल्ड हुआ। स्मगल मतलब क्या, गैर कानूनी तरीके से आया हुआ। कोई नहीं चाहेगा कि अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी को दे हम। इंडस्ट्री बढ़ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है कि नहीं है, किसी के लिए भी। तो ये पहला बेल्जियम में आया, ठीक है। क्यों, अब देखो बेल्जियम से नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में लाया, देख रहे हो आप, नेपोलियन बोनापार्ट का रोल देखते जाओ तुम लोग, ठीक है। उसका जर्मनी में आया, और जर्मनी में उस समय यूनिफिकेशन चल रहा था जर्मनी का, बताऊंगा मैं तुमको, ग्रुप 2 में डाला था ना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, याद है तुम लोग को। तो उस समय जर्मनी में यूनिफिकेशन चल रहा था। मैं ये बहुत बाद में आया है, ये बेल्जियम में फ्रांस में बहुत बाद में आया है, इतना जल्दी नहीं आया है, मैं बताऊंगा डेट। तो उस समय जर्मनी में यूनिफिकेशन चल रहा था, और उस समय कस्टम यूनियन बना। कस्टम यूनियन मतलब सिंगल मार्केट वाला चीज़, ठीक है। और उस समय जर्मनी में एक तुम्हारा यूनियन था जो कि जोलावेरिन है, जोलावेरिन करके यूनियन है। इसका हिस्ट्री बताएंगे, बिस्मार्क का जब बताएंगे ना हिस्ट्री, तो जोलावेरिन का भी बारे में बात करेंगे क्लास में। तो यानी कि जैसे होता है ना जी, जैसे जीएसटी बोलते हो तो एक यूनियन है कि नहीं है, जीएसटी काउंसिल, तो इस तरह वहाँ पे जर्मनी में एक इकोनॉमिक यूनियन था जिसका नाम है जोलावेरिन है, समझे। जब जर्मनी यूनिफाई हो गया, क्योंकि जर्मनी 1500 स्टेट्स में डिवाइडेड था, समझ रहे हो, जैसे इंडिया तुम्हारा 542 में था, बताए थे कि नहीं बताए थे इस क्लास में। उस तरह जर्मनी भी 1500 के लगभग में फैक्शंस थे। जब जर्मनी यूनिफाई किया गया तो जाहिर सी बात है तुम्हारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया और परवान चढ़ गया, क्योंकि सिंगल अथॉरिटी चाहिए ना जी कोई किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। यस, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद जर्मनी से तुम्हारा यूएस में आया है, मजाक नहीं है बाबू, यूएस में बाद में आया है, देखते जाओ तुम, ठीक है। जब यूएस में आया तो जापान यूएस से कितने बगल में है, देख लो बाबू, मैप देखो इधर जाके, वहीं से देखो मैप, यूएस के बहुत बगल में है कि नहीं जर्मनी, जापान, इधर देखो, इधर कनेक्ट करो, जापान वहाँ पे है, वहाँ से फोड़ा गया था बम। अब मैप तो ऐसे घुमा कर नहीं दिखा सकते, अपना बुद्धि लगा, वहाँ से तुम तुरंत गया, चला गया, घुमा हुआ। वर्ल्ड इज राउंड, अर्थ इज राउंड बोलते हैं ना जी। देखो यूएस से जापान गया, जापान से रसिया गया, रसिया से चाइना आया। बात समझ में आया कैसे स्प्रेड हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो फिर से एक बार बोलेंगे, समझते रहना। इंग्लैंड से स्मगल होके बेल्जियम आया, बेल्जियम से फ्रांस में नेपोलियन लाया, फ्रांस से तुम्हारा जर्मनी गया, जर्मनी में गया तो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है कस्टम यूनियन जो कि जोलावेरिन था, और ये तब परवान चढ़ता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यूनिफाई हो जाता है जर्मनी। उसके बाद ये तुरंत तुम्हारा सिविल वार जब खत्म होता है तो यूएस में भी घुस जाता है सिविल वार, याद होगा तुम लोग को, कौन सा डेट है सिविल वार, 1861 से लेकर 65, यानी कि कितना लेट गया है ये भी समझ लो। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, आफ्टर सिविल वार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बॉर्न हुआ है यूएस में, यानी कि यूएस में बहुत लेट चला है। उसका जापान, अब देखो ना जापान क्या करेगा, जापान तबाही मचाएगा, तो देखते जाना तुम लोग। उसका जापान के बाद रसिया, रसिया के बाद चाइना, रसिया में बहुत लेट आया है, चाइना में बहुत लेट आया है, ये इस तरह हुआ है। और रसिया में कब, जब रशियन रेवोल्यूशन खत्म हो गया था, यानी कि 1918-21 के बाद, यानी कि बहुत फिलहाल ये भाई इधर आया है, 100 साल भी नहीं हुआ अच्छे से, समझे। वो कब हुआ है, वो 300 साल 200-300 साल हो गया। देखो तो यही जो माइंड मैप दिए है ना बाबू, तो यही माइंड मैप के बारे में यहाँ बताएंगे। ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1750 के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नॉट कन्फाइंड टू ब्रिटेन, खाली ब्रिटेन में नहीं रहा, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा। क्यों, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनिशियली डिड नॉट अलाउ मशीन एंड टेक्नोलॉजी, वो अलाउ नहीं किया था कि हमारे दूसरे कंट्री में जाए, मगर लेटर टाइम में क्या हुआ, ये हुआ ऐसा, और मोनोपोली इस तरह एंड हो गया कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोल के रख रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने जगह पे, इंडस्ट्री साहब ये नहीं हुआ। शुरू में तो खूब मना किया कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, बाद में सीख लिया, जाकर बेच दिया, जैसे बेल्जियम बताए थे, जैसे फ्रांस बताए हैं, स्मगल कर दिया। स्मगल नेगेटिव वर्ड है, समझे ना। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द ईयर ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 1800 के आसपास, देखो वहाँ पे भी लिखा गया ना कितना बढ़िया से 1800, इससे क्या क्लियर फिगर मिलता है। तो ये जो ओपनिंग ईयर था 19th सेंचुरी का, बेल्जियम पहला कंट्री है जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ब्रिटेन के बाद। नीतीश दौड़ते हुए बेल्जियम सबको दिखाएगा, दिखाओ जल्दी 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 दिखाओ।
अच्छा क्लास रखे हो। हाँ जाओ तुम देखो, जाओ जाओ, क्या कि तुम गलत दिखा देगा फिर। देखो देखो, ए तुम देख लो उधर, अंकित जी देख लो उधर। इसके बाद जर्मनी, हाँ इसके बाद जर्मनी या फ्रांस। जर्मनी फ्रांस एक ही बात है। बेल्जियम, बेल्जियम समझना था, समझ गए ना, बगल में तो बगल में जल्दी आएगा, ये समझ लो बात को। बैठ जाओ बाबू लोग, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। जर्मनी के बीच में है सर, बेल्जियम और नीदरलैंड के बगल में। हाँ, बिल्कुल लग्जमबर्ग बगल में होगा। देखो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेपोलियन, ये हो चुका है ना, बात समझ गए ना ऊपर का बी पॉइंट। सी पॉइंट देखो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन फ्रांस, फ्रांस में आया, बिकेम एंड बिकॉज ऑफ नेपोलियन इम्पोर्टेड मशीन फ्रॉम बेल्जियम, तो वही बताए थे ऊपर, बेल्जियम से मशीन लेके ये फ्रांस में घुसे और फिर फ्रांस से जर्मनी गया। आगे देखो, एंड फ्रॉम इट स्प्रेड टू जर्मनी, और उसके बाद यूएस, जापान और रसिया। खत्म कर दिया ना बात को, यहाँ पे शॉर्टकट लिख दी है, जो माइंड में बता दिया वही चीज़ लिख दिया गया है। अब देखो जो हम तुमको बता भूल चुके हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले दो समझेंगे, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। अच्छे से कान खोल के सुनना, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे एंड कर दे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को लिखना भी है, खाली पढ़ने से नहीं होता है, नोट्स भी लिखना पड़ता है, ठीक है। देखो देखो समझो समझो समझो, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। देखो तो कैपिटलिस्ट क्या है कि रोल ऑफ स्टेट इज मिनिमम, है ना, स्टेट का रोल कुछ नहीं ना होगा गवर्न करने के लिए, क्यों, क्योंकि लेजर फेयर वाला डॉक्ट्रिन से चल रहा है, ये फ्री मार्केट ट्रेड से चल रहा है, ये सप्लाई एंड डिमांड मार्केट के हिसाब से तय हो रहा है। इसलिए क्या है कि स्टेट का जो रोल है, सरकार का जो रोल है, वो एज मिनिमम एज पॉसिबल। और ये सोशलिस्ट देखो कि स्टेट पूरी तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेगा, जैसे रसिया का है, और कैपिटलिस्ट जैसे यूएस का है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, प्राइवेट ओनरशिप होगा। देखो सेकेंड वन क्या है, प्राइवेट ओनरशिप, समझे, प्राइवेट मतलब वही है कैपिटलिस्ट क्लास। उसमें देखो पब्लिक होगा, और इसमें क्यों पब्लिक होगा समझो, सोशलिस्ट में पब्लिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंसिपल है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ एक आदमी के बीच में कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, जैसे अभी जियो का हाल है, समझे। तो सोशलिस्ट का प्रिंसिपल ही यही है कि सबको क्या डिस्ट्रीब्यूट करे। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पूंजीपति जो टैलेंटेड है उसी को मिलेगा। अब सही बात है। उसके बाद देखो, अब मैं इंडिया में दिक्कत है, चलो उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता हूँ मैं। देखो कैपिटलिस्ट है, लेस रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम ट्रेड, वही बात है, फर्स्ट वन कोई नहीं है। और देखो थर्ड वन सोशलिस्ट क्या कि नो लेजर फेयर डॉक्ट्रिन, है ना, कोई फ्री ट्रेड वाला डॉक्ट्रिन नहीं है, समझे बात को, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। वही देखो एक बात वही है, लेजर फेयर वाला डॉक्ट्रिन, एक ही चीज़ को बार बार लिख रहा है। वहाँ पे कंट्रोल ऑफ स्टेट, यानी कि ओनरशिप स्टेट के अंदर रहेगा वहाँ पे कैपिटल सोशलिस्ट में। यहाँ पे देखो बिग बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस हो गए कि नहीं हो गए, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस। इसमें क्या हुआ कि नो डिमांड सप्लाई चेन सिस्टम, क्यों, स्टेट तय करेगा सोशलिस्ट ग्रुप में। उसके बाद देखो डिमांड एंड सप्लाई में पूरा बेस्ड है। देखो एक ही चीज़ को काटा है जो कि हम बता चुके हैं, यहाँ पे क्या कि स्टेट डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल देखो ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, जापान, और इधर एग्जाम्पल देखो सोशलिस्ट में रसिया, चाइना। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं जी, तो आप बाद में जानेंगे कल कि मेन फीचर क्या होता है।